जय हिंद मेरे बच्चों। मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दोन डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग 100 गोल्डन ग्रामर रूल की बात कर रहे हैं और 100 गोल्डन ग्रामर रूल्स में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन के बारे में पहले से डिस्कस कर लिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कौन से रूल उसमें आते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे। और नाउन के बारे में भी हम लोगों ने पहले से नाउन के कॉन्सेप्ट, काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन, बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने नाउन के सेपरेट वीडियो में कवर किया है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज हम लोग फोकस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले से काफी पढ़ लिया है या फिर बहुत कम समय बचा है और उनको पूरी इंग्लिश को गो थ्रू करना है। तो गो थ्रू कैसे करेंगे? गो थ्रू आप करेंगे 100 गोल्डन ग्रामर रूल से। मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में, एनडीए और सीटीएस के लिए या डिफेंस के और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए। तो हम लोगों को ये आइडिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है या कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है। ऐसा तो खैर कोई नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा या आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हाँ, अब टीचर क्या करता है कि सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करता है। जो इंग्लिश का टीचर होगा वो इंग्लिश के बारे में एक्सप्लोर करेगा, जो मैथ्स का टीचर होगा वो मैथ्स की चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा कि यार मैथ्स की चीज़ें, मैथ्स में पिछली बार कौन सा क्वेश्चन बना था, इस बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अगली बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में एक सब्जेक्ट टीचर एक्सप्लोर करता है। और एज एन इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर मैं भी यही एक्सप्लोर करता हूँ। कई बार मेरे कराए हुए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले अगर 2022 की बात करें तो सितंबर वाले पेपर में 10 के 10 सिनोनिम्स मेरे पढ़ाए हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने ही पढ़ाया था, और भी बहुत सारे टीचर होंगे जिन्होंने पढ़ाया होगा, तो उनका पढ़ाया भी आया होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो फिक्स है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं है। वोकैबुलरी जो है वो फिक्स्ड है। ऐसे कहने के लिए वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा है, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, अगर ग्रामर रूल की बात करें, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें या फिर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की बात करें तो वो कुछ फिक्स्ड ही है। अगर उन फिक्स्ड को आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस जरूर अराइजेस हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग 100 गोल्डन ग्रामर रूल की बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन से इंपॉर्टेंट रूल क्या है। प्रोनाउन के चैप्टर से क्या रूल है जो हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है या होने के चांसेस है। ऐसे गारंटी कोई दे नहीं सकता। अगर कोई आपको दे रहा है गारंटी कि भाई ये चीज़ आएगी, पक्का आएगी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसको फॉलो करना है। क्योंकि जनरली फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है और एक व्यूज़ पाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमें देखना है कि भाई हमारे लिए क्या चीज़ जरूरी रहेगी, कौन सा टीचर हमारे लिए जरूरी रहेगा। हर एक टीचर बढ़िया है, जो यूट्यूब पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब बढ़िया है, लेकिन आपका ट्यूनिंग किसके साथ बैठ जाता है, आप किसके पढ़ाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो चीज़ आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर कि प्रोनाउन से कौन कौन से रूल हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रोनाउन के चैप्टर पे। तो कलेक्टिव नाउन वाला आप लोगों ने पिछली बार किया था और हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो सबसे पहले तो प्रोनाउन क्या होता है शायद हम लोग जानते होंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। नाउन की जगह पे आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। और नाउन कैसा रहेगा यही डिपेंड करेगा कि प्रोनाउन कैसे है। क्योंकि प्रोनाउन तो बहुत सारे, भाई प्रोनाउन तो आई होता है, प्रोनाउन वी होता है, ही, शी, इट एंड दे भी प्रोनाउन होता है। अब हम लोग कौन सा प्रोनाउन कब लगाएंगे ये डिपेंड करेगा कि इससे पहले आने वाला नाउन कैसा है। अगर मान लीजिए बात हो रही है कि भाई हम लोग, अगर मैं बात हो रही है किसी ब्रदर की, जैसे मान लीजिए मैंने बोला माय ब्रदर, अब माय ब्रदर की बात हो रही है और आगे मुझे अगर माय ब्रदर के लिए प्रोनाउन लगाना है तो वो क्या आएगा, वो उन लोगों को देखना है। ऐसी माय सिस्टर के लिए अगर आ जाए तो माय सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इनके बारे में हम लोगों को देखना है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, मान लीजिए मैंने बोला कंप्यूटर इज अ गुड मशीन, तो कंप्यूटर के लिए जो प्रोनाउन आएगा उसे इट कहते हैं। माय सिस्टर के लिए जो प्रोनाउन आएगा उसे सी कहेंगे। माय ब्रदर के लिए जो प्रोनाउन आएगा उसे ही कहेंगे। अच्छा, ब्रदर की जगह ब्रदर्स हो जाए तो फिर ही की जगह क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हमें देखना पड़ेगा, दे। माय सिस्टर की जगह सिस्टर्स आ जाए तो सी की जगह पे भी करना पड़ेगा, दे।
कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर्स आ जाएगा, तब भी मुझे करना पड़ेगा दे। ऐसा हम लोगों को जानना है। क्यों? क्योंकि जो प्लूरल प्रोनाउन है वो या तो दे है और या फिर आई है। अब आई जो है ना, वो आई क्या करता है, कुछ फिक्स्ड चीजों के साथ चलता है। दे लेकिन प्लूरल फॉर्म होता है सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। मतलब अगर सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो ब्रदर की बात कर रहे हैं और उसका प्लूरल हमें बनाना है, तब भी दे लगेगी। और अगर किसी सिंगुलर थिंग्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर, और कंप्यूटर का प्लूरल बनाया कंप्यूटर्स, इसके प्लूरल प्रोनाउन की बात करनी है तो ये भी दे लगे। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है प्रोनाउन के कंसेप्ट पे। आप अगर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, डूइंग डिफरेंस अचीवर्स टाइप करेंगे तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहले भी डिस्कस किया। अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं 100 गोल्डन ग्रामर रूल, ये हम लोग फोकस कर रहे हैं अप्रैल 2023 के लिए। तो अप्रैल 2023 के लिए इतना समय नहीं है कि हम लोग बहुत विस्तार से होगा। अगर आपके पास समय है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के डूइंग डिफरेंस अचीवर्स के प्लेलिस्ट में जाए, कई सारी चीजों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक एक्सटेंसिवली हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी बात करते हैं भाई प्रोनाउन से कौन से ऐसे रूल है जो हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला यही कहता है कि जो भी प्रोनाउन आएगा, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जो भी प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। A pronoun must agree with the subject। अब देखना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि जो प्रोनाउन है ना, जो भी प्रोनाउन आएगा किसी सेंटेंस में, वो एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माय ब्रदर, मान लीजिए मैंने लिखा माय ब्रदर गोज टेम्पल एवरी डे। अब आप देखना, ये माय ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या क्या चीजें बनता है भाई? सब्जेक्ट हमारी दो चीजें बनती हैं, नाउन और प्रोनाउन। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट बनता है, जनरली तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट इसके अलावा नहीं बनता, लेकिन अगर कभी सब्जेक्ट बनता है इसके अलावा तो उसको नाउन इक्विवेलेंट कहा जाता है। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट होता है नाउन के बराबर। नाउन के बराबर जिसको कहा जाए उसको नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। अच्छा, माय ब्रदर गोज टेंपल एवरी डे। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? ये तो रही हमारी मेन वर्ब, ये रहा हमारा क्या, ये नाउन है, टेंपल है। और टेंपल में किसी पर्टिकुलर टेंपल का नाम होता तब भी नाउन है। एवरी डे क्या है? एवरी डे होता है टाइम ऑफ एडवर्ब। ये क्या करता है? ये टाइम के बारे में बता रहा है। अब प्रोनाउन कहाँ है? हम लोगों ने जो पहला रूल पढ़ा क्या कह रहा था कि जो प्रोनाउन होगा वो एग्री करेगा सब्जेक्ट से। ये रहा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे एग्री करेगा? अब सेंटेंस क्या करेगा? इसके आगे सेंटेंस स्टार्ट होगा। जैसे माय ब्रदर गोज टेंपल एवरी डे एंड माय ब्रदर हेल्प्स एवरीवन। और मेरा भाई क्या करता है? हेल्प करता है हर किसी को। अब देखना, यहाँ पे माय ब्रदर आया और ये भी माय ब्रदर है। एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो दूसरा था, एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट आना था, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये वही वाला सब्जेक्ट है माय ब्रदर। और ये माय ब्रदर एक तरह से नाउन है, और नाउन फिर रिपीट हो रहा है। और नाउन अगर रिपीट होगा तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और अवॉइड किससे करेंगे? किसी प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन क्या आएगा भाई? प्रोनाउन देखो क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे एक तो ही आ सकता है, एक शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, वी आ सकता है, आई आ सकता है। अब आप देखो, अब आई तो होगा नहीं क्योंकि माय ब्रदर कोई और है। आई इसलिए होगा क्योंकि आई तो मैं हूं, और मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई की, तो मेरा भाई मैं नहीं, मेरा भाई कोई और है, ये तो हट जाएगा। वी की बात करेंगे तो वी मतलब होता है हम लोग या हम। अब हम और हम लोग तो होता है, लेकिन ये जो वी होता है ना, ये प्लूरल होता है। हम लोग या हम मतलब एक से ज्यादा लोग, जबकि यहाँ पे ब्रदर कौन है? कोई एक पर्सन। अच्छा, कब पता चलता कि एक से ज्यादा होते हैं? जब हम लोग ब्रदर्स कहते हैं। तो ये वी भी हटा दिया थी हम लोगों ने। अब बचा दे। दे भी प्लूरल होता है, ऑब्वियसली बात है, दे नहीं होगा, हम लोग उनको सिंगुलर चाहिए। अब ही, शी, इट, ये तीनों के तीनों सिंगुलर है। ही और शी तो दोनों एक ही प्रोनाउन है, बस वो फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर को दिखाते हैं। बचा क्या हमारा? बचा हमारा इट। अब इट जो है, इट दिखाता है नॉन लिविंग थिंग को। इट वहां पे आएगा जहां नॉन लिविंग की बात हो रही होगी। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस इस तरीके से लिखा
कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, computer works very fast and computer makes our work easier। अब देखना यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे फिर से कंप्यूटर है, एंड के बाद दूसरा कंजंक्शन के बाद भी जो है फिर कंप्यूटर है। नाउन है दोनों की दोनों, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। अब ये है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए अभी हमारे पास इट है, लेकिन अब हम इट लगाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर है और ये नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे लगाएंगे कंप्यूटर। तो क्या बनेगा सवाल बनेगा, सवाल इस तरीके से बनेगा कि हमारा कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड इट मेक्स आवर वर्क इजियर। इट है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है और यही ये रूल कहता है कि जो प्रोनाउन होगा ना वो एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ। अब एग्री कैसे करेगा? जो नाउन होगा उसी तरह का प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए माय ब्रदर था, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, यहाँ पे इट लगा है लेकिन यहाँ पे इट नहीं लगा सकते, क्यों भाई? ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, और लिविंग पर्सन के लिए हमारे पास दो प्रोनाउन है, कौन कौन से? ही और शी। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है, ये सी का होता है ये फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है और ये ही आता है मस्कुलाइन जेंडर के लिए, मस्कुलाइन जेंडर। अब भाई हम लोगों को क्या करना है? मस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माय ब्रदर, और ब्रदर जो है हमारा मस्कुलाइन जेंडर को दिखाता है। कोई पर्सन होगा, कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा माय ब्रदर हु इज टेंपल एवरी डे एंड ही, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग ही हेल्प्स एवरीवन। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या सीखा भाई हम लोगों ने? कि कोई भी प्रोनाउन अगर आता है तो वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, मतलब वो प्रोनाउन क्या होगा वो डिपेंड करेगा वो सब्जेक्ट क्या है। ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज। आगे चलते हैं प्रोनाउन के चैप्टर से, और क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है उसकी बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं इसको ताकि हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये बहुत इजी तो है लेकिन शायद आपको थोड़ा सा और एग्जांपल करने की जरूरत है। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क। ऑल स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क। एक दूसरा लिखा है each of the boys must carry his own bag। दूसरा कह रहा है भाई every student must bring his luggage। every student must bring his luggage। student must bring his luggage। अब यहाँ पे जरा देखें सवाल को, तीन क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीन क्वेश्चन है। अब इनमें ढूंढे प्रोनाउन कहाँ है भाई? प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग प्रोनाउन के बारे में चले तो ये होमवर्क पहले वाले में बात करेंगे। होमवर्क हमारा नाउन है जी, ठीक है। मस्त हमारा मॉडल आ गया। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन है जी। ऑल बेटा हमारा प्रोनाउन है जिसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डू हमारी वर्ब हो गई, डू डिड और डन मेन वर्ब। देयर क्या हो गया हमारा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, अब आपने ये सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हो गया और इसको हम लोग प्रोनाउन भी कहेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब हम लोगों को ढूंढना है जी प्रोनाउन कहाँ है। अब हम लोगों ने देखा भाई ये मॉडल, ये मेन वर्ब, ये नाउन और ये रहा प्रोनाउन। अब हम लोगों को देखना है कि जो प्रोनाउन है ना ये नाउन के हिसाब से आया है कि नहीं, या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आया है कि नहीं। भाई मैंने नाउन क्यों कहा? क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनता है। अब ये नाउन है या ये नाउन है? अब ये नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट है ये नहीं? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कुछ डेफिनेशन है। जैसे मोस्टली केसेस में जो सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। सेंटेंस ये रहा, इसके स्टार्टिंग में ये। या फिर और क्या डेफिनेशन होगी
कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से पहले होगा, तो ये हमारी वर्ब रही और इससे पहले ये मॉडल भी है, कभी कभी वर्ब का भी काम करता है, तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा। तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस का मेन थीम होगा या फिर वो होगा जो उस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। जैसे स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, तो कौन अपना काम कर रहा है? स्टूडेंट। तो ये 3-4 डेफिनेशन है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं, थ्रू व्हिच वी कैन नो दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। So after putting some effort, we have find out that what is the subject in this sentence. So in this sentence, all student is subject, and यहाँ पे all student ना होकर के all students हुए। अब देखिए यहाँ पे students की बात हो रही है जो एक से ज्यादा है, एक तो नहीं है स्टूडेंट, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा मैंने भी कहा था कि जो प्लूरल प्रोनाउन होगा ना वो दे होगा। अब दे होगा लेकिन हमने यहाँ पे देयर लगाया, क्यों लगाया भाई? इसका थोड़ा सा रीजन जानना पड़ेगा। सेंटेंस अगर हम दे लगाते तो कैसे बनता? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू दे होमवर्क, दे होमवर्क नहीं देयर होमवर्क। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आगे पॉसेसिव प्रोनाउन जब भी आता है इसके बाद एक नाउन आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा इसके बाद एक नाउन आएगा, और जहां पे ऐसी बात आएगी कि भाई ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा घर है, जहां पे अधिकार दिखाने की बात आएगी वहां पे पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, ना कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस होता है देयर। उन्होंने किसका काम नहीं किया? अपना काम नहीं किया। ऐसा ही है, ऑल स्टूडेंट मस्ट डू देयर होमवर्क, हर किसी स्टूडेंट को अपना होमवर्क करना है। सेकंड की बात करें, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन लगेज, हिज ओन बैग। अब ये हिज आ गया, ये भी हमारा पॉसेसिव केस है, ही का पॉसेसिव केस है, और यहाँ पे ये हिज किस लिए आया है? इस ईच ऑफ द बॉयज के लिए। अब जनरली क्या है, हम लोग सोचते हैं ईच ऑफ द बॉयज मतलब हर किसी लड़के ने, तो हर किसी लड़का पर अगर बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पे एक से ज्यादा लड़के हैं। अब एक से ज्यादा लड़के अगर हैं तो भाई एक से ज्यादा लड़कों के लिए तो भाई प्लूरल आना चाहिए, लेकिन एक रूल कहता है कि ईच के बाद अगर नाउन आता है, एवरी के बाद अगर नाउन आता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और अगर सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पे हिज लगाएंगे। एक और चीज ध्यान में रखनी है, कई बार वो जेंडर नहीं देता है यहाँ पे, जेंडर मतलब वो बोल देगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। भाई बॉयज में तो हमें पता है लड़कों की बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स में लड़कियां भी हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं। तो वो रूल ये कहता है कि कभी भी अगर हमें जेंडर पता ना हो तो हम लोग ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या है वो रूल? कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ऐसा नाउन बना है या ऐसा सब्जेक्ट बना है जिसका जेंडर पता नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द डॉक्टर्स। अब डॉक्टर में तो फीमेल डॉक्टर भी आ गए और मेल डॉक्टर भी आ गए। ऑल द प्लेयर्स, प्लेयर्स में आपके फीमेल प्लेयर भी आ गए और मस्कुलाइन प्लेयर भी आ गए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो प्रोनाउन लगाएंगे वो ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो कैसा बनेगा? ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन लेग, ओन बैग। थर्ड वाला क्या कह रहा है? एवरी स्टूडेंट्स। अब देखो ईच, एवरी, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा उन सबको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और अगर सिंगुलर होगा तो आगे देखो ये प्रोनाउन हमारा हिज नाउन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? हिज, जो कि करेक्ट है। क्यों करेक्ट है भाई? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे। तो ये पहला रूल था, काफी मैंने एक्सटेंसिव इस पे चर्चा करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वाले रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या कहता है? अभी पहला रूल क्या किया हम लोगों ने कि जो भी प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज होगा, जो भी प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज होगा वो डिपेंड करेगा, वो एग्री करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, या सब्जेक्ट के लिए एग्री करेगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले रूल की तरफ। सेकंड वाला रूल क्या कहता है? अच्छा, अब बोल रहा है भाई हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एवरी, सम, नो, एनी, और इनके साथ अगर जुड़ जाए बड़ी, इनके साथ जुड़ जाए वन, और इनके साथ जुड़ जाए थिंग, तो क्या बन जाएंगे? देखो एवरी के साथ बड़ी जोड़ेंगे तो बन जाएगा एवरीबडी, ऐसी एवरी के साथ वन जोड़ेंगे तो एवरीवन, और ऐसी एवरी के साथ थिंग जोड़ेंगे तो एवरीथिंग, ऐसी समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है इनके साथ जो वर्ब यूज करी जाएगी वो सिंगुलर वर्ब यूज करी जाएगी भाई।
अब एक रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ग्रामर का रूल क्या है कि कहीं पे भी अगर सब्जेक्ट का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, वर्ब से, और वही वर्ब का रिलेशन किससे होगा जी, वो वर्ब का रिलेशन होगा प्रोनाउन से। क्या मतलब इसका, मतलब इसका ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, वो सिंगुलर होगी। ऐसी जो प्रोनाउन होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। याद करना आसान है, क्यों आसान है बेटा, और डिफिकल्ट कब होता, ये डिफिकल्ट कब होता जब यहाँ सिंगुलर हो रहा है तो यहाँ प्लूरल हो रहा है, फिर यहाँ सिंगुलर हो जा रहा है, तब डिफिकल्ट होता। अभी तो यहाँ सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल रहा ऑब्वियसली बात है तो भाई वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये चीजें ध्यान रखने के बाद आगे चले भाई, ये जो है एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब एक चीज याद रखनी है, एवरीबॉडी की अगर बात करें, मान लीजिए किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो एवरीबॉडी बना है। अब एवरीबॉडी एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी जेंडर को डिफाइन नहीं करता, किसी जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। एवरीबॉडी लिखा, एवरीबॉडी कोई भी जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ऐसी एनीबॉडी भी नहीं दे रहा है। भाई मान लीजिए मैंने बोला भाई एनीबॉडी हैज स्टोलन माय बैग, कि किसी ने मेरा बैग चुराया है, तो किसने चुराया, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ऐसी somebody भी मैं कहूं तो somebody भी यही करता है। मान लीजिए मैंने बोला somebody has broken my heart, तो somebody किसने, किसी पर्सन ने, मेल या फीमेल, किसने किया है ये पता नहीं है। तो ऐसा रूल क्या कहता है कि कभी भी ये सब अगर जेंडर आए, अभी मैंने जिसके बारे में डिस्कस किया, तो कब हम लोग प्रोनाउन जो यूज करेंगे ना वो हम लोग ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ही के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा कि everybody has dash own problem। अब इस डैश में ना मैंने आपके पास 4 ऑप्शन दे दीजिए, कौन कौन आएगा आप मुझे बताइए। अब या तो ही जाएगा, या हर आएगा, या देयर आएगा, या माइन आएगा। अब देखना पड़ेगा आपको कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। एवरीबॉडी हैज या तो देयर ओन प्रॉब्लम, अच्छा देयर, हिज और हर का मतलब अपना ही होता है, माई का भी मतलब अपना ही होता है, चारों का मतलब एक ही है ना। अगर हिंदी में बात करेंगे मीनिंग की तो एवरीबॉडी हैज हर ओन प्रॉब्लम, सर ग्रामेटिकली तो गलत होगा, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग अगर निकालेंगे तो भाई अपना ही होगा। पहले तो ग्रामेटिकली गलत है तो वैसे भी सेंटेंस बनेगा। अब देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भाई ये एवरीबॉडी की बात तो कर रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, और देयर जो होता है दे का होता है, तो ये प्लूरल होता है। अब अगर ये प्लूरल होगा ना तो ये तो गया जी हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो गया। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, एवरीबॉडी हैज माय ओन प्रॉब्लम। भाई हर किसी के पास मेरी अपनी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एवरीबॉडी कोई और है, मैं भी हूं कोई और है, और इससे सिर्फ मेरी ही बात लेना ही होगी, तो ये भी गया हमारा ऑप्शन। अब बचा हिज और हर, सिंगुलर तो है दोनों, लेकिन ये हर क्या होगा, ये फेमिनाइन की बात करता है, और हिज किसकी बात करता है, मस्कुलाइन की। अब उस हिसाब से हर भी ठीक है, हिज भी ठीक है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि एवरीबॉडी बताता नहीं है कि फेमिनाइन की बात हो रही है, और ये भी नहीं बताता कि केवल मस्कुलाइन की ही बात हो रही है। लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब भी जेंडर डिफाइन ना हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मस्कुलाइन जेंडर को लें। तो एवरीबॉडी हैज हिज ओन प्रॉब्लम, एवरीबॉडी हैज हिज ओन प्रॉब्लम, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या दूसरा रूल ये कहता है कि कभी भी जेंडर डिफाइन ना हो तो हम लोग जो जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लेंगे वो मस्कुलाइन जेंडर के अकॉर्डिंग लेंगे। अच्छा अगर मान लीजिए वो डिफाइन कर दे, जैसे यहाँ पे वो बोले एवरीबॉडी की जगह पे दे दे एवरी गर्ल हैज, अब इसने मेंशन कर दिया बात कौन की हो रही है, गर्ल की। अब इसमें मस्कुलाइन जेंडर है ही, तो यहाँ पे हैज, हिज की जगह पे हो जाएगा हर। एवरीबॉडी या एवरी गर्ल हैज हर ओन प्रॉब्लम, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक और चीज ध्यान रखें कि एवरी, सम, नो, एनी ये सब सिंगुलर होते हैं। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी ये सब सिंगुलर होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। मान लीजिए मैंने बोला एवरीथिंग,
मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया एवरीथिंग। अब एवरीथिंग में ये जो थिंग है ना, ये हमेशा नॉन लिविंग की बात करता है, और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, सिर्फ इट आ जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, इट। तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा। नॉन लिविंग की बात होगी तो इट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, प्लूरल प्रोनाउन होगा तो ऑब्वियसली बात है दे के अकॉर्डिंग है। अभी हमें इतना तो पता है कि ये सब सिंगुलर होते हैं, तो ये 3 रूल हम लोगों ने कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, ग्रामर के प्रोनाउन से, कि प्रोनाउन से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। अच्छा, ये क्या बोला है, इसके लिए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं। वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम। वन मस्ट फिनिश हिज, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इन टाइम क्या होता है और ऑन टाइम क्या होता है। देखो, इन टाइम क्या होता है, इन टाइम होता है समय से पहले, और ऑन टाइम होता है समय पर, मतलब एग्जैक्ट समय पर। मतलब अगर 9 बजे की बात हो रही है और आपने 9 बजे ही वो काम किया है तो आपने उस काम को ऑन टाइम किया है। और अगर 9 बजे की बात हो रही है और आपने उस काम को 8, साढ़े 8 या 9 बजे से पहले कर लिया तो आपने उस काम को इन टाइम किया है ना। तो ऑन टाइम और इन टाइम में तो ये डिफरेंस है। अब इस सवाल की तरफ बात करें, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, मतलब वन मतलब किसी को भी या हर किसी को मस्ट फिनिश अपना काम करना चाहिए। क्या, हिज होमवर्क इन टाइम, मतलब दिए गए टाइम से पहले। मान लीजिए ऐसा बोला गया कि भाई कल आपको होमवर्क करके लाना है, तो कल से पहले आपको मतलब उस होमवर्क को आज ही कंप्लीट करना है, ये बोला जा रहा है। वो तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, वो हिज है जी। हिज मतलब ही के अकॉर्डिंग लगाया है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि जब जेंडर डिफाइन ना हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, वो बोल रहा है भाई हर किसी को। अब हर किसी में जेंडर डिफाइन नहीं है और ये ही के अकॉर्डिंग है, उस हिसाब से तो सही था। लेकिन ये जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी वन सब्जेक्ट बनेगा, जब भी वन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वन ही आएगा। क्या आएगा, वन ही आएगा। मतलब वन अगर सब्जेक्ट बनता है, ये एक्सेप्शनल माने आप, सिर्फ वन के साथ एक ऐसा केस है कि वन अगर सब्जेक्ट बनता है और वन के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो ये वन के अकॉर्डिंग होगा। और वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वंस होमवर्क। क्या लिखना पड़ेगा, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ वन के साथ ऐसा केस है और बाकियों के साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि यार वन में ये है, एवरीबॉडी में ये है, एवरीथिंग में ये है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन के साथ एक ऐसा केस है। आपको ध्यान रखना है कि वन अगर सब्जेक्ट कभी बनेगा और इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो वन के अकॉर्डिंग होगा। क्या, वंस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के वंस होते हैं। एक तो आपने सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, आपने मूवी भी देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम। तो एक वंस होता है क्या, ONCE, जिसका मतलब होता है एक बार, वही जो हम लोगों ने मूवी में देखा है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक बार मुंबई में। और एक होता है ONES, ये भी वंस होता है, लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वन। प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वन क्या, कि जो वन का प्लूरल फॉर्म होगा उसे वंस कहा जाएगा। अच्छा, वन का प्लूरल फॉर्म मतलब वन सिंगल है, वन एक से ज्यादा अगर बात कर रहे हैं तो वंस हमें यूज करना पड़ेगा। आप ये मत समझना वन का प्लूरल फॉर्म 2 है ना। जनरली कई सारे बच्चे कहते हैं वन का प्लूरल फॉर्म 2 है। अब वन का अगर प्लूरल फॉर्म 2 है तो आप खुद सोचिए, क्या 3 नहीं होगा और क्या 4 नहीं होगा, और 4, 5, 6, 7 ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो वन का प्लूरल फॉर्म क्या लगेगा, 2, 3, 4, 5 या फिर क्या, इनफिनिट। तो वन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है वंस, ONES। और ये वाला जो ONS है ये अलग बात है। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे जो जो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। और अगर आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कई सारी वीडियोस, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड। आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल के ऊपर। अब भाई बात आती है किसकी, बात आती है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, मैं आपको बताऊं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई है तो ये प्रोनाउन का ही टाइप, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है तो ये प्रोनाउन का ही टाइप। और प्रोनाउन होते कितने हैं भाई? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और इन सब चीजों के ऊपर। भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। स्पेलिंग भी ध्यान में रखनी। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स, कई बार स्पेलिंग से भी आ जाता है एरर। वी का होता है सॉरी यू का होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों। ही की बात करें तो हिमसेल्फ, शी की बात करें तो आ जाती है हमारी हर सेल्फ, इट की बात करें तो आ जाता है इट सेल्फ, और दे की बात करें तो आ जाता है देम सेल्फ्स। आप लोगों को पहले से पता होगा, बस जो नहीं पता होगा उसको मैं बताता हूँ। ये पहले से पता होगा कि आई का माई सेल्फ बनता है, वी का अवर सेल्फ बनता है, यू का योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो कह रहा है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, और एक और हो जाता है वन का। वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है वन सेल्फ। वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो बनेगा वन सेल्फ। अब इन सब का मतलब क्या होता है वो शायद हमें नहीं पता। कई बच्चों को मैं पूछता हूँ कि भाई योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, बच्चे कहते हैं तुम्हारा, इट सेल्फ का मतलब इट्स का, देम सेल्फ का मतलब उनका, वन सेल्फ या अवर सेल्फ का मतलब हमारा, माई सेल्फ मतलब मेरा। नहीं, एक चीज आपको नहीं पता होगी और शायद हो सकता है पता भी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, उन सब का मतलब एक ही होता है, और वो क्या होता है? वो होता है स्वयं या खुद को या अपने आप, अपने आप, अपने आप। जैसे माई सेल्फ मतलब अपने आप, अवर सेल्फ मतलब अपने आप, योर सेल्फ मतलब अपने आप, यू सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इन सब का मतलब होता है अपने आप। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने ये काम अपने आप किया, तो मैं कहूंगा आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है। अब एक चीज याद रखना कि योर सेल्फ आएगा कब या अवर सेल्फ कब आएगा? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वी बनेगा, या हर सेल्फ कब आएगा? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सी बनेगा। अब जब मतलब एक ही है तो हो सकता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सी बना है और उसके आगे यूज हुआ है देम सेल्फ, हो सकता है सेंटेंस का सब्जेक्ट वी बना है और आगे यूज हुआ है माई सेल्फ। तो गलत हो जाएगा, ये पेयर में चलते हैं, वी के लिए अवर सेल्फ ही आएगा, यू के लिए योर सेल्फ ही आएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और चीज ध्यान में रखनी, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इनको प्लूरल सिंगुलर के फॉर्म में एरर दे देता है। जैसे देमसेल्व्स न दे करके वो देमसेल्फ देगा, सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन देमसेल्फ न दे करके वो देमसेल्फ दे देगा। तो हमें पहचानना है कि देमसेल्फ नहीं भाई, देमसेल्फ ही होता है, देमसेल्फ होता ही नहीं है। एक हो सकता है यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे माई सेल्फ्स दे दे, हर सेल्फ की जगह पे हर सेल्फ्स दे दे। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल होता है। याद कैसे रखेंगे उसकी तरकीब मैं आपको बताता हूँ। देखो याद रखने की तरकीब ये है कि ये इट क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो देखना इसका जो फॉर्म है ना वो सिंगुलर बना है, इटसेल्फ, एस नहीं लगा लास्ट में, सिर्फ इटसेल्फ है। सी भी सिंगुलर होता है, इसके लिए भी सिंगुलर फॉर्म लगाया है हरसेल्फ। ही भी सिंगुलर होता है, इसके लिए भी सिंगुलर फॉर्म लगाया है हिमसेल्फ। अच्छा यू दोनों होता है, यू मतलब क्या होता है कि हम एक के लिए भी कहते हैं व्हाट इज योर नेम और बहुत सारों के लिए भी कहते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। कैसे पहचानना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी क्या होता है, वी भी प्लूरल होता है, इस वजह से ये अवर सेल्फ्स आया है। आई आपने सुना होगा, वैसे तो ग्रामर में प्लूरल है, लेकिन वैसे आई का मतलब होता है मैं, और अकेला मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं, इस वजह से यहाँ पे माई सेल्फ लिया है, ना कि माई सेल्फ। बच्चा देख भाई ये प्लूरल होता है, इस वजह से ये देमसेल्व्स आया है। वन सिंगुलर होता है, इस वजह से ये वन सेल्फ आया। तो बहुत ही इजी टेक्निक है कि जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर और जो प्लूरल होगा उसके साथ ईएस आ जाएगा, सेल्फ्स आ जाएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है।
अब इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमारे पास क्या एरर आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा और इसी तरीके से हमें पढ़ते रहना है। कोशिश करो कि 100 गोल्डन ग्रामर रूल न करके और भी बहुत सारी चीजें कर लें, ताकि जो है हम अपने सिलेक्ट होने का चांसेस को और बढ़ा दें। क्या ये रूल कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कौन कौन सी हैं ऐसी, जरा देखिए। एंजॉय, प्रेजेंट, absent, avail, pride, resign, acquit। कह रहा है always take a reflexive pronoun after them when self is added to my, your, अच्छा क्या बोल रहा है भाई, जरा इसको पढ़ ले। ये कह रहा है कि ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। कौन कौन सी भाई? एंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, अवेल, प्राइड, रिजाइन और एक्विट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या बना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनेगा उसी के लिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे एग्जाम में लेते पहले इनका मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूं आपको। एंजॉय का तो हम लोग जानते हैं, एंजॉय। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होना, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट हम लोग जानते हैं। अवेल मतलब होता है भाई लाभ उठाना, फायदा उठाना। प्राइड हम लोग जानते हैं, घमंड होना, गर्व होना। रिजाइन मतलब हम लोग जानते हैं। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, कहीं से छोड़ देना, स्किप कर देना। ये है। अब कैसे हमारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, मान लीजिए इस तरीके से आएगा। He has absented from his class। एक सेंटेंस ऐसे आ गया, या फिर दूसरा सेंटेंस आ गया, you should avail this opportunity। अब आप देखिए, I have enjoyed in the party। अब देखना, अब सवाल में कोई गलती नहीं है, क्यों? He has absented from his class। वो क्लास से क्या हो गया? absent हो गया। You should avail this opportunity मतलब आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। I have enjoyed in the party मतलब मैंने पार्टी में एंजॉय किया। लेकिन अब ये एंजॉय हो, अवेल हो, या फिर absent हो, और भी बहुत सारी हो, एक्विट हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, प्राइड हो जाए, रिजाइन हो जाए, इनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे ये सेंटेंस कंप्लीट थे, लेकिन ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट हो जाएंगे। और कब कंप्लीट होंगे? जब सेंटेंस इस तरीके का आए, ही हैज absented। अब absented क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं। अब क्या आएगा? डिपेंड करेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे हिमसेल्फ। तो क्या बनेगा? ही हैज absented himself। सेंटेंस का अब मीनिंग क्या बनेगा? उसने अपने आप को क्या कर दिया? absent कर दिया। You should avail। अब you के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? yourself। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा? You should avail yourself मतलब आपको इस अपॉर्चुनिटी को खुद को लाभ उठाना चाहिए, या अपने आप लाभ उठाना चाहिए। I have enjoyed। अब I के अकॉर्डिंग क्या आएगा? I के अकॉर्डिंग आ जाएगा myself। सेंटेंस का मीनिंग किस तरीके का बनेगा? I have enjoyed myself in this party मतलब मैंने इस पार्टी में खुद अपने आप को एंजॉय किया। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एंजॉय, प्रेजेंट, अपसेट, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जरूर लेंगे। कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स हैं। प्रोनाउन तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, लॉजिकली चैप्टर है। वो अलग बात है कि इससे अब कितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि देने के लिए उसके पास 10 क्वेश्चन है।
स्पॉटिंग द एरर में एनडीए में हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे दिखा रहा है भाई, हु गेव यू दैट बुक। ये क्या सवाल है, बोलो। या फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन से क्या डिस्कस करना है, जरा इसके बारे में देखें। क्या, एक तो हमें हु के बारे में जानना है कि हु क्या है, हुम के बारे में जानेंगे हुम क्या है, और विच के बारे में जानेंगे विच क्या है, या कहां। अब हु का मतलब जो हमें पता है वो तो ये है कि जी कौन है हमें पता, जैसे हम लोग बोलते हैं हु आर यू, कि तुम कौन हो जी। हुम का मतलब हमें पता है जिसको या किसको। विच का मतलब हम लोगों को जो पता है वो है कौन सा, जैसे कई लोग जॉन सा बोलते। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जब बनेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने से पहले वाले के लिए आएंगे, जिनको ग्रामर की भाषा में कहते हैं एंटीसीडेंट, हिंदी में जिसे कहें पूर्वगामी। आप बस इतना ध्यान रखें, ये सब टर्म जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तो मैं इन टर्म से दूर ही रखता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि जब हमें आ जाएगा, पता हो जाएगा कि कौन चीज क्या है, तो जरूरी नहीं कि हम ग्रामर के अकॉर्डिंग चले, बस हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हु, हुम, विच, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बनेंगे और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे, जब ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने से पहले आने वाले के लिए आते हैं, एक। और दूसरा, ये जो हु होता है ये कब आता है, ये आता है सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्ट कोई पर्सन होना चाहिए। हुम कब आता है जी, हुम का ध्यान में रखना है कि हुम कब आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए। अच्छा, विच कब आता है, विच तो आ जाता है जी नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाएगा तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, आप मुझे बताइए हु आना चाहिए, विच आना चाहिए, या हुम आना चाहिए। मान लीजिए मैंने लिखा आई एम द वन dash who has done this work। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, ये तीन ऑप्शन कौन कौन से, या तो विच आएगा, whom आएगा, या who आएगा, आपको बताना है। ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, I met a boy who has or whom has long hair। क्या आएगा इन तीनों में से, आपको देखना है। थर्ड लिखेंगे I have a pen writes very well। अब ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे, अब आप जरा इन क्वेश्चंस को देखना, इनमें क्या आएगा, इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखना है। I am the one कौन has done this work। I met a boy dash has long hair। I have a pen dash writes very well। अब इन तीन ऑप्शनों में से हम लोगों को देखना है क्या है। अब देखना पहले वाले सेंटेंस में देखना, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए आने वाली ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये रहा हमारा आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ आता है, बिफोर द सिंगुलर नाउन। चलो जी, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक तो हमें पता चल गया भाई ये बीच में आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। आपने बोला जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब होता है जी, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। अभी यहाँ तो नहीं है, अभी यहाँ बीच में, तो बीच में है तो बीच में के लिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है जी। एक चीज मैंने और बताई आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले वाले के लिए आता है। अपने से पहले मतलब यहाँ पे जो आएगा वो इसके लिए आएगा वन, और ये वन कौन है, ये वन आई है। आई एम द वन मतलब ये वन कौन है, ये आई है। सेकेंड वाले पे देखना, आई मेट अ बॉय, ये बॉय ये आई नहीं है। मैं एक लड़के से मिला, तो जिस लड़के से मैं मिला वो लड़का मैं नहीं, वो कोई और है। और आई एम द वन मतलब मैं वो ही हूँ। अब वो कौन हूँ, वो मैं हूँ। तो ये जो है ये वन के आई को ही दिखा रहा है, और ये जो बॉय है ये किसी इस आई को नहीं किसी और को दिखा रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा। सेम ऐसे भी रहा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, ये वन आई ही है। और अगर आई की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा हूँ। तो
तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम द वन हु हैज डन दिस वर्क। तो ये हु किसी पर्सन के लिए आता है, ये भी हम लोगों को देखना है। तो वन कौन है, कोई पर्सन। जैसे थर्ड वाले में देखें, आई हैव अ पेन, तो सबसे पहली बात तो पेन ये आई नहीं है, और दूसरा ये जो पेन है ना ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लिए तो हुम आता है, लेकिन ये पर्सन होना चाहिए। अब ये पेन पर्सन नहीं है, तो पेन के लिए कौन आएगा, नॉन लिविंग थिंग, व्हिच। और ये जो सेकंड वाला बन गया, आई मेट अ बॉय, इसको लिख देंगे जी whom has। अब आपको बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को यही इस तरीके से ध्यान में रखना। तो who, which और whom के बारे में डिस्कस कर लिया। तो और चलते हैं ग्रामर का प्रोनाउन के ऊपर, और क्या क्या रूल है। अब देखिए जरा, ये हम लोगों ने who, which और whom के ऊपर रूल कर लिए, और क्या क्या रूल है जरा उनके बारे में डिस्कस करें। Whose is used each other when a pronoun stands for a collective noun। अब लास्ट रूल कहते हैं कि either or, neither nor, not only but also। तो भाई इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले भी किया है, either or, neither nor, not only but also, कि either के बाद जो है जो सब्जेक्ट आ रहा है, या और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, वो जो है वर्ब जो है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। neither nor में जो वर्ब होगा वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो वर्ब जो है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये छोटा सा रूल हम लोगों को ध्यान में रखना है ग्रामर का। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो है बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ये इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पहले से तैयारी करी होगी, ये भी तैयारी आपकी चल रही होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।